ये जो दहशतगर्दी है, क्या इसको वाक़ई हम ख़त्म करना चाहते हैं? और चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? तो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये दहशतगर्दी जो इस वक़्त हम देख रहे हैं और जिस किस्म की आवाज़ें बलूचिस्तान से आ रही हैं, वहाँ पुलिस अब इस बात पर यकीन किए बैठी है कि हमें मरवाया गया है और बिल्कुल। उन्हें ये लगता है कि हमारी जान से खेला गया है और दहशतगर्दों को रोकने में रियासत संजीदा नहीं है। हमें बलि का बकरा जो है वहाँ पे बनाया गया। तो कासिम भाई आप शुरू करें कि क्या वाक़ई ये दहशतगर्दी बाय डिज़ाइन है, हम रोकना चाहते भी हैं या नहीं रोकना चाहते? रोकेंगे कैसे वो तो बाद की बात है। देखिए इमरान भाई, दहशतगर्दी तो बहुत तेजी से फैल रही है, हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं रही है। वहां पर जो है सेक्टर कमांडर हो गया और कोर कमांडर हो गया, असल मालिक तो वो हैं। ये तमाम जितने भी इंतखाबात हुए, हम सबको पता है फॉर्म 47 के थे। असल बात तो ये है कि 2 साल से अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है। अफगानिस्तान की दोनों तरफ से तिजारत नहीं हो रही। ताजिर जो है, जो मुंसलिक थे कारोबार से, उनकी भी जिंदगियां अजीरन हो गई। ये कहते हैं कि नहीं जी, गोला बारूद वहां पे, आपको पता है कि जंग भी इन्होंने शुरू की हुई है। बलग्राम एयरबेस के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे चाहिए, और पेश पेश है कि किसी तरह वो ले दे। तो अफगानिस्तान से जो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान करा रहा है, तो पहला एज ए बलूचिस्तान का रिहायशी क्वेटा का मेरा ये सवाल है कि देखिए, बॉर्डर तो हिंदुस्तान का जो लगता है वो तो लगता है आपके पंजाब के साथ और सिंध के साथ। तो वहां पर जो बॉर्डर है, वहां पे तो बूट ऊंचा ऊंचा करके एक दूसरे को सलूट मारते हैं, परचम कुशाई होती है, और वहां से तो तिजारत भी आपकी खुली हुई है। तो वहां पे दहशतगर्दी क्यों नहीं होती जहां पे डायरेक्ट बॉर्डर है आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान का? और इल्जाम लगाते हैं कि जी अफगानिस्तान के थ्रू जो है ये दहशतगर्दी हो रही है, और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दोनों तरफ पश्तून आबाद हैं, दोनों तरफ मुसलमान हैं, एक कौम आबाद है। और जिस तरह साबिर शाकिर भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह जुड़वा भाई हैं। तो ये मुल्क, इतनी लंबी हमारा बॉर्डर है कि अगर अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं आएगा, पाकिस्तान में भी नहीं आ सकता, और पाकिस्तान नहीं, और अफ़गानिस्तान में अफगानिस्तान तो मैं जुड़े। मुझे सॉरी आपने क्योंकि मामला एक ऐसा छेड़ दिया, थोड़ा-सा हमें इस जी पे हाँ। बात करनी पड़ेगी। अफ़गानिस्तान 9वें नंबर पे है, दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक में और और पाकिस्तान पाकिस्तान टॉप पे है। टॉप पाकिस्तान पे है। टॉप पे है। अब आप तो मुझे अब बताएँ ये बीच है में कि 7 मुल्क और हैं बीच में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में मज़ीद 7 मुल्क हैं जो दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। तो अफ़गानिस्तान ने तो काफ़ी कंट्रोल किया है। हम नहीं तो कर पा रहे बदकिस्मती से। मेरा सवाल देखें, आपने देखिए एक इमरान भाई, नुक्ता जब छेड़ा हमारी इमरान कि खान जब साहब की अशरफ गनी हुकूमत था थी। अफ़गानिस्तान में, जी जी। तो तब इंडिया के ताल्लुकात तब भी ज्यादा बेहतर अफ़गानिस्तान के थे। साथ बहुत अच्छे थे। अब जब वो मैं तालिबान आपको है यही बता रहा हूँ अफ़गानिस्तान इमरान में, भाई, तो कि इंडिया के जब इमरान ताल्लुकात खान साहब तालिबान की से भी हुकूमत अच्छे थी। हैं, तो हमारी जी हाँ। फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब कहते थे इनको ज्यादा इज्जत दो, और ये हमारे हमसाए हैं, फर्स्ट हमसाए हैं, हमसाया कभी चेंज नहीं हो सकता। तो उस जमाने में अशरफ गनी के ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, और हम जो है वो प्रो तालिबान समझे जाते थे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, हमने ताजरों को जो है बैंकों में अकाउंट खोलने की इजाजत दी, वो सरमाया ला सकते हैं। हमने जो है तालिब इल्मों को जब तक वो पढ़ सकते हैं उनके वीजे की इजाजत दी। बॉर्डर खुले हुए थे, अमन था दोनों तरफ, दोनों तरफ से वफूद आ रहे थे, जा रहे थे। फिर पूरी दुनिया के सफीरों को हमने एग्जिट दिया, हमने निकाला उनको पुरअमन तरीके से। जब रिजीम चेंज हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका छोड़ के चला गया। तो अब आप देखें कि 180 का एंगल चेंज करते हैं, अफगानों को गालियां शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में वो जो बेचारे बिलावल पाक पूरी दुनिया सरजमीन में का जाता है, तराना पड़ा अफ़गानिस्तान हुआ नहीं है, उनको जाता। कहते हैं निकल जाओ, ये भगोड़े हैं। तो ये आप ख्वाजा आसिफ की लैंग्वेज देख लो, आप DGISPR का देख लो। तो हमारा इतना गहरा रिलेशन जो है इन्होंने तबाह कर दिया। और अब भी आप देखें, इन्होंने जबरदस्ती निकालने की कोशिश की। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखें, अफगानिस्तान में तो खुद तो दहशतगर्दी है नहीं, ये तो यहाँ से तैयारों के जरिए बम्बारमेंट करते हैं। और हम सब ने देखा, ये कहते हैं कि दहशतगर्दों का ठिकाना था। BBC बताती है कि वो जो है अस्पताल था, वहां पे जो है ये आम शहरियों को भी निशाना बना रहे हैं। अब बात यह है कि ये किस तरह कमांडर पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके आ जाते हैं, जबकि आपने बॉर्डर तो सील किया हुआ है। अब किस तरह बलूचिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी दंदनाती फिर रही है? आप, कोई ऐसा जिला नहीं है, क्वेटा शहर जिसमें सबसे बड़ी फौजी छावनी है, आप उसके इर्द गिर्द के इलाके देख लो कि 1 किलोमीटर भी, 1.5 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। हन्ना झील और ये हनौड़क का इलाका जो है, वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर लोग खुद छुड़ा के ला रहे हैं। और फोर्सेस नाम की चीज नहीं है। इपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है क्वेटा में,
आपका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आया हुआ है, आपका वजीर आजम आया हुआ है, लेकिन वो धरने में जो लाशें लेकर बैठे हुए हैं ताबूतों में लोग, फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं। आप सोचे पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, उनको मार दिया, उनके मुंह पर तेजाब मार दिया, उनकी शनाख्त खत्म कर दी है। वो शोधा ये अगर को पाकिस्तान तहरीक खानदान लेकर इंसाफ बैठा हुआ के है, किसी ये उनसे मिलने पाकिस्तान तक तहरीक नहीं गए। इंसाफ के किसी एहतजाज के दौरान किसी हादसे में या किसी गाड़ी के नीचे आके भी कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता तो ये उसके नमाज जनाजा में आंखों से अंगारे निकालते हुए जाते और वहां जाकर उनके घर में भी बातचीत करते। मैं साबर भाई देखें, एक हकीकत आपके सामने रखता हूं, फिर सवाल रख देता हूं। हकीकत यह है, दुनिया में जहां से भी मादनियात निकलती है ना, वहां के लोग या तो बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाते हैं या मुकम्मल तौर पे बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास तीसरा ऑप्शन कोई नहीं होता। अगर तो उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती है, उनके साथ बातचीत की जाती है, उनके साथ मिलकर निकाली जाती है, तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं। और दूसरा जो आसान तरीका है कि अगर कोई काबिज होकर वहां से निकालना चाहे तो उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। अफ्रीका में यही हुआ आज तक, अभी सूडान में भी हो रहा है। दुनिया में जहां जहां पे मादनियात हैं, यूरोपीय ममालिक ने, अमेरिका ने, एक तारीख है लंबी, उन्होंने यही काम किया है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि बलूचिस्तान में क्या वाकई हमारी रियासत चाहती है कि दहशतगर्दी खत्म हो जाए और ये ग्रुप बंदी और ये लड़ाई रुक जाए? देखिए, नंबर वन, बलूचिस्तान इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाकी तीनों सूबे मिला लें तो उनसे ज्यादा रकबा बलूचिस्तान का है। जी है। ठीक है जी, यानी आधा पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान है, आधे से ज्यादा। पहले हमने क्या किया 1970-71 में, आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो आबादी के एतबार से था, हमने वहां क्या किया, वहां पे अनरेस्ट, वहीं पे ऑपरेशन, वहीं पे फोर्सेस, और वो अलग हो गया और अलग कर दिया गया। मैं तो ये कहूंगा कि अलग कर दिया गया, क्योंकि आज भी हमें बंगाली भाई मिलते हैं तो वो कितने प्यार से मिलते हैं इमरान भाई, मुझे मिलते हैं, आपको मिलते हैं, कितने प्यार से मिलते हैं। पिछले दिनों मुझे एक मिले और वो 40 साल पहले उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा और वो आए हुए हैं यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का क्या हाल है। तो मैंने कहा पाकिस्तान का हाल ये है, चल रहा है सिलसिला। कहते इमरान खान किधर है? मैंने कहा वो जेल में है। कहते उसको आर्मी ने जेल में रखा हुआ है। उन्होंने कहा हमारे साथ भी यही हुआ था। ठीक है, ये 40 साल उसने छोड़ा हुआ है बांग्लादेश को, ढाका को, सलहट का था वो। तो उसने कहा हमारे साथ भी आर्मी ने यही किया था, अब भी आर्मी यही कर रही है। तो कहता हमने तो जान छुड़वा ली हसीना वाजिद के पे, हालांकि वो हसीना वाजिद का भी वो मुखालिफ था, और उसने कहा हमारी तो जान छूट गई, हमने तो निकाल लिया और अब आप कोशिश करें। उस वक्त आबादी के एतबार से सबसे बड़ा और अब रकबे के एतबार से। और यहाँ पे वो जो आपने मादनियात की बात की है, और हैरत अंगेज तौर पे अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते कि गलत है, तमाम मादनियात जितनी भी साइट्स हैं वो एक्टिव हैं, फाल हैं, वहाँ से मादनियात निकल रही हैं, वो कोई डिस्टर्बेंस उधर नहीं है। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या है? अब जरा प्रायोरिटी देख लेते हैं कि बलूचिस्तान प्रायोरिटी है या नहीं है, क्योंकि मुझे शक पड़ता है, जो है ना शक, वो ये है कि कश्मीर को बिला वजह वहां पे गोली चलाई गई। भाई पुरअमन लोग हैं, आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद चले भी गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? वहां पे भी गोली चला दी गई और वहां पे भी अनरेस्ट हो गया। अब बलूचिस्तान में आ जाए, पिछले 4 सालों में, जो पिछले प्रोग्राम में वो आपने बात की थी, एक डाटा दिया था, वो बात रह गई कि मसला क्या है। पिछले 4 सालों में जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उसमें प्रायोरिटी क्या है? पहले 6 महीने निकाल दें, नवंबर तक हमारे मौजूदा फील्ड मार्शल आए हैं। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो टारगेट रही है, और उस जमात के साथ उनकी लीडरशिप, ये प्रायोरिटी रही है कि इनको क्रश करना है, और उसी में फिर 9 मई आ जाता है। उसके साथ साथ जिसने भी जो इस सियासी एजेंडे को, पॉलिटिकल पर्सनल एजेंडे को जो फॉलो नहीं करता, और उसको भी आपने क्रश करना है, उसमें मीडिया भी आ गया। आपने अदलिया के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसमें से 3 टुकड़े कर दिए, मरकजी सुप्रीम कोर्ट के भी और सूबाई अदलिया जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद आपने पार्लिमान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए,
और ये काम सिलसिला शुरू कर दिया। मीडिया को आपने बंद कर दिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया। सिर्फ ये कि मेरा पॉलिटिकल एजेंडा, हमारा नहीं, मेरा जो जाती पॉलिटिकल एजेंडा है वो नाफिज होना चाहिए। 100 अरब रुपया खर्च कर दिया आपने सिर्फ फायरवॉल पे। जी हाँ। ठीक है, उसके बाद सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ब्राइब करने के लिए, अपना बयानिया देने के लिए कितना खर्च किया, क्योंकि सारी तवज्जो आपकी उधर है। पूरा एक टेन्योर आपने इस पे गुजार दिया। इमरान खान, पीटीआई, मीडिया और ईमान मजारी, महरंग बलोच, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, फलक जावेद, साहिबजादा हामिदजादा, शाह महमूद कुरैशी साहब, हम बेशुमार जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई जेलों में बेचारे पड़े हैं, उनको अपील का हक नहीं है। राइट ऑफ अपील देने के लिए आप तैयार नहीं है। उनको राइट ऑफ बेल देने के लिए, उनको राइट ऑफ मीटिंग, मुलाकात की इजाजत नहीं है। ये सारे का सारा आपकी प्रायोरिटी ये है। जब आपकी प्रायोरिटी ये है तो फिर बलूचिस्तान आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अमन अमान आपकी प्रायोरिटी नहीं है, कश्मीर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, अमन अमान आपका नहीं है मसला। फिर एक और बात आपको बताऊं, ये जो हम बार बार कर रहे हैं, जब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हम निकल आए, उस वक्त रियासत ने, मैं आपको पूरे रियासत ने, ये एक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में एक पेपर तैयार किया, ठीक है, कौमी सलामती के नाम से जी, कि हमारी अब नेशनल सिक्योरिटी क्या है। उसमें एक फैसला किया बुनियादी, वो ये था कि अब हम सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक स्टेट की तरफ जाएंगे। हमारा ताल्लुक, हमारी तरक्की, हमारा रिश्ता वो होगा तिजारत पे, इन्वेस्टमेंट पे, कारोबार पे, हम इससे निकलेंगे। वो उसका कुछ हिस्से बाहर आए थे, बाकी सारा वो हिडन था, टॉप सीक्रेट पेपर था। वो पेपर किसने आउट किया? उसके बाद उस रियासत के फैसले को किसने तस्लीम नहीं किया? हम दोबारा वापस सिक्योरिटी स्टेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम सिक्योरिटी स्टेट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि लड़ाई में हम चाहते हैं कि लड़ाई में हम फायदा ढूंढें। अमन में भाई फायदा है या लड़ाई में फायदा है? फिर एक ऐसे मौके पे आपको अमन में साबिर भाई फायदा है पूरे पाकिस्तान का, जी हाँ, और बलूचिस्तान का। लड़ाई में फायदा है उन कुव्वतों का जो पाकिस्तान पे मुसल्लत हैं पिछले 70-80 साल से। लड़ाई में तो उनका फायदा है ना, जाती फायदा है। हमें तो ये भी नहीं पता चलता कि हमने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा क्या किया है। हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमने अमेरिका के साथ मुआहिदा क्या किया है। हम बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत के तहत गए। हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बलूचिस्तान से टोटल मादनियात कितनी निकल रही हैं, किस नौइयत की निकल रही हैं, उनकी सफाई कहाँ पे हो रही है, और उनकी ग्रेडिंग कहाँ पे हो रही है, और वो फाइनल स्टेज में तैयार कहाँ पे होती है। हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो जब हम जानते ही कुछ नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? हमें तो मुनाफे और नुकसान का भी नहीं पता कि नफा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है। तो ये जो लोग जानते हैं उन्हीं को आइडिया है कि क्या करना है और कैसे क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान का देखिए, आपने पूरा फॉर्मूला बताया कि अगर इन्होंने अमन लेकर आना है तो उसका एक पूरा तरीकाकार है। खैबर पख्तूनख्वा का एक फॉर्मूला था, लेकिन उसका आगाज ऑपरेशन से नहीं होगा। उसका आगाज होगा अवाम को नुमाइंदगी देकर। बिल्कुल, अवाम को आपने बीच में, उस वक्त आपको याद है साबिर भाई, मैं आपको अब वो बात बताने वाला हूं कि जो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे ये, मैं क्योंकि बड़ा लंबा अरसा मालाकंड में रहा हूं, ये स्वात का पूरा ऑपरेशन मैंने कवर किया। वहां के जो लोग हैं उनसे जाकर आप पूछें, और वहां के लोगों को आप टेलीफोन करके भी पूछें, तो वो आपको बताते हैं कि जनाब ऑपरेशन तो सारा जो मकामी ग्रुप बने थे उन्होंने किया। जो असल ऑपरेशन है, ये तो बाद में क्लियरेंस ऑपरेशन होता है, जो फोर्सेज आकर करती हैं वो क्लियरेंस ऑपरेशन होता है। उन्होंने बताया कि तालिबान से या जो लोग यहाँ पे टीटीपी के आकर लड़ रहे थे उस दौर में, वो मुल्ला फजलुल्लाह और उनके साथी थे। वो कहते हैं जी उनके साथ जो लोग लड़े वो अमन लश्कर के लोग थे, और अमन लश्कर ने फ्रंट फुट पे आके सबसे पहले वो लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी थी कि इतनी कुर्बानियां किसी सिक्योरिटी फोर्स ने भी नहीं दी। मैं एक वहां पे घर में गया मिलने के लिए उन्हें, तो उन्होंने अपने भाई के बारे में मुझे बताया। एक बड़ी मशहूर शख्सियत है। उन्होंने कहा जी मेरा भाई एक पूरी रात लड़ा है, और हमारे घर की औरतें जो है वो मैगजीन भर भर के दे रही थी, और उन्होंने सारी रात मुकाबला किया और फोर्सेस नहीं आई, और वो वहां पे शहीद हो गया, लेकिन इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। तो एएनपी को बड़ी दाद देनी पड़ेगी, वो एएनपी से उनका ताल्लुक था, वो जो सारी रात लड़ते रहे। कुछ पुलिस वालों ने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि
ये जो क्लियरेंस ऑपरेशन होता है उसके लिए तो फोर्सेस आती हैं, लेकिन लड़ाई मकामी लोगों ने लड़नी होती है, तो वो तब लड़ते हैं जब उनके पास मैंडेट होता है, जब उनके अपने नुमाइंदे उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं, जब वो स्टेक होल्डर होते हैं। आज बलूचिस्तान का कोई आदमी भी इस लड़ाई में अपने आप को स्टेक होल्डर ही नहीं मान रहा। वो ये कहता है जनाब हमारी इज्जत ही कोई नहीं है, हमारे वोट की पर्ची को इन्होंने बूटों तले रोन दिया, तो हम क्यों इनके लिए इस लड़ाई को लड़े। और लड़ाई में बहुत सारे शकूक शुबहात है। मैं एक एक मंजर में आपको, चले कासिम भाई मुझे आप ये तो बताएं, आप बलूचिस्तान से ये जब आते हैं टीटीपी वाले या ये दूसरे जो है क्या नाम है बीएलए वाले, खास तौर पे जी बीएलए जब आते हैं बाजारों में, तो मैंने देखा है लोग अपनी दुकानें भी बंद नहीं करते, वहीं फिर रहे होते हैं, सारे अपने काम कर रहे होते हैं, और लोग इनके बीच में ऐसे कंफर्टेबल होते हैं जैसे कि उनके रिश्तेदार हैं। ये क्या चल रहा है? ये ट्रेंड बहुत खौफनाक है। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इन्होंने नारा लगाया हुआ जंग तो कर रहे हैं अवाम के नुमाइंदों के खिलाफ। साबिर शाकिर दहशतगर्द, इमरान रियाज दहशतगर्द, कासिम सूरी दहशतगर्द, जो सियासी लोग हैं, जो आवाज उठाने वाले मीडिया के लोग हैं, हम सबको दहशतगर्द करार दे दिया है। हमसे लड़ाई कर रहे हैं, हमारे माओ बहनों के दुपट्टे खींचते हैं, घरों में घुसते हैं और असल दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि ये क्यों, देखें जो भी बीएलए है वो आम आवाम से नहीं लड़ता, वो तो लड़ रहा है रियासत के खिलाफ। तो रियासती जो थाने हो गए, जो चेक पोस्टें हो गई या एफसी की चेक पोस्ट हो गई या इनके जो कन्वाय गुजर रहे होते हैं उस पे वो धमाके करते हैं। ये जो मुसाफिरों को उठा उठा के कत्ल कर रहे हैं, ये जो ताजरों को मार रहे हैं, ये तो पैनिक क्रिएट हो गया है। इससे पहले बलूच बेल्ट में था, अब पुश्तून बेल्ट के अंदर भी ये सारी चीजें हो गई हैं। आपने बताया, देखें सेंधक हो गया, रेकोडेक हो गया, तो इमरान खान साहब के दौर में मुंतखब हुकूमत थी, हम जो है वो यहाँ की फला बहबूद के लिए भी काम कर रहे थे। हमने इनको पैकेज दिया, बलूचिस्तान के अंदर अमन था, सीपैक रूट जो है वो जोब से लेकर कुशलाग तक हमने बनाने का ऐलान किया, हमने चमन से लेकर कोयटा और फिर कराची दोराहा रोड का ऐलान किया। तो इमरान खान तो चीजों को लेकर चल रहे थे। अब आपके सामने जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो आसिम मुनीर के ऊपर तो इमरान खान फोबिया सवार है। वो तो आप देख लें कितना पैनिक हो गए हैं, और आप अभी इस टाइम उनकी जो कंडीशन आप देखें कि वो जो है उनसे तो संभाला नहीं जा रही अभी चीजें। अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी उनको फील्ड मार्शल से भी पता नहीं ऊपर क्या बनना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि बलूचिस्तान के लोगों का कसूर क्या है? आप मुझे बताएं कि हम 5% आबादी है और मारे खा रहे हैं शुरू से, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे रोजगार नहीं है, बॉर्डर से रोजगार था अफगानिस्तान के और ईरान के, वो बंद कर दिया है। तो हम जाएं आखिर किधर जाएं? बिजली वहां पे 24 घंटे में से आप 20-20 घंटे बिजली नहीं देते हो, और जो बेचारे मुकामी लोग फोर्सेस के अंदर जिन्होंने नौकरियों के लिए अपने रोजगार के लिए भर्ती हुए, वो पुलिस के अंदर या लिविस के अंदर, अब उनको आप जाके मरवा देते हो, उनकी लाशें तक लाते नहीं हो, तो बेचारा गरीब बलूचिस्तान का किधर जाए? आप मुझे बताएं। आप वहां पे जो इलेक्शन हुआ है 2024 का 8 फरवरी का, कर्नल हाशिम अरबों रुपए ले गया, एक हल्के से 20 उम्मीदवारों से पैसे लेकर गए हुए हैं। तो ये तो अरबों रुपए जो है इन्होंने तो लूटा है पैसे लोगों से। और अब क्या मैंडेट है? आप मुझे बताएं कि सरफराज बुगटी जो वज़ीर आला है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो बेचारा क्या कर सकता है? उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसको तो ये आगे भेज देते हैं कि तुम जाके मुज़ाकरात करो, तुम ये ऐलान कर दो। जो काम है वजीर दाखिला का मोहसिन नकवी, वो तो अमेरिका में घूम रहा है। उसको तो मोहम्मदानी जो न्यूयॉर्क का अभी मेयर लगा है, वो उससे नहीं मिल रहा। इसका काम था ये कि बलूचिस्तान में जाए। ये तो कहते हैं जी एक एसएचओ की मार है बलूचिस्तान। वो आजाद कश्मीर में लोग मर रहे हैं, वहां पे नाकाबंदी की हुई है, खुराक की, अद्वियात की, वहां पे लोग सरापे एहतजाज हैं, वो जाके नहीं कर रहा। ये जो है वो बाहर दुनिया में फिर रहा है। तो आप मुझे बताएं, ये सबसे मंजूर नजर है आसिम मुनीर का, तो फिर मुल्क चलेगा किस तरह? आप पंजाब में देख लें, मारवाया अदालत 1000 से ज्यादा लोगों को मार देते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो औरतें आती हैं उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। तो ये हुक्मरान तबका जो लेके आया हुआ है फॉर्म 47 का, आसिम मुनीर जो समझता था 3 दफा का तजर्बेकार है जी, इमरान खान तो नाकाम और वो ना तजर्बेकार था, हम सब। अब आप देख लें, इमरान खान को लोग याद कर रहे हैं। वो दौर था, इन्वेस्टमेंट का दौर था, पहिया चल रहा था, मईशत चल रही थी, फैक्ट्रियां चल रही थी, रोजगार मिल रहा था, किसान 4%, फसलें हमारी ज्यादा हुई थी। अब तो 35 लाख टन गंदुम कम हो गई है, ये कह रहे हैं कि हमने मंगानी है। किसान बेचारे से रुपए में गंदुम नहीं लेते, अब डॉलरों में बाहर से लेंगे और लाखों रुपए कमीशन खा जाएंगे। तो इनकी कोई इकोनॉमिक
इनकी पॉलिसी नहीं है, मईशी पॉलिसी नहीं है, कोई इनकी दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी नहीं है, ये डंडा चला रहा है। इसका ख्याल है कि शायद खौफ से कुछ हो जाएगा। देखें, ये इस टाइम तो मंजूर नजर बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का ब्लू आई। ये यकीन करें कि अमेरिकन जो है ना, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। ये सदाम की मिसाल है, दूसरों की मिसाल है। ये जितने भी हमारे डिक्टेटर आए हैं, इबरतनाक उनका अंजाम हुआ है आखिर में। आप देख लें, जो अवाम के साथ खड़ा रहा ईरान के आयतुल्ला अली खामनाई की जो शहादत हुई, 4 करोड़ 30 लाख लोग उनकी तदफीन में थे। ये होता है लीडर। और यहाँ पे आप देखें कि परवेज मुशर्रफ की जो है वो कब्र पे उनकी बीवी है सिर्फ। तो इनको समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान जो है कैदी नंबर 804, जब तक वो बाहर नहीं आता, देखें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कोई, मैं आप भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, हम जिस ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलते हैं वो कहते हैं मेरे बाप की तौबा है, हम जो पहले भी बनाते थे अब तो हमारे रिश्तेदारों को तंग करते हैं, हमें यहाँ पर ये धमकियां देते हैं। तो देखें, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता इमरान भाई। मुल्क जो है वो जब तक आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं कराते, आप झूठे मुकदमात नहीं खत्म करते, अदलिया को आजाद नहीं करते, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को नहीं रोकते, तो ये इस रिटायर्ड फौजी अफसरों को आप सहमी महकमों में लगा दोगे, आप अपने मंजूर नजर लोगों को ले आओगे, तो मुल्क तो तबाह इन्होंने कर दिया। इतना खूबसूरत हमारा पाकिस्तान, आप यकीन करें खून के आंसू दिल रोता है कि यार ये इतना प्यारा पाकिस्तान इन्होंने किस हुलिये में लिया है, ये चाहते क्या हैं? कश्मीर के मजलूम लोग हैं उन पे भी गोलियां बरसा रहे हैं। पश्तून तो था गद्दार, बलोच तो था गद्दार, आप अब जो है कश्मीरी जो सबसे मजलूम लोग हैं, आप देखें पूरी दुनिया में अब जो कश्मीरी जो पहले हिंदुस्तान के सफारत खानों के बाहर एहतजाज करते थे, आप खुद तारीख के सबसे बड़े एहतजाज में आप दोनों शामिल थे लंदन में, तो आप कि वो आप देखें, आप नारा लगा रहे हो पाकिस्तान, वो सारे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, और ये उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं।